हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू चैप्टर सीरीज ऑन मेजरमेंट्स ऑफ मैटर। मैं हूं गौरव पाटणकर और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मुनि एजुकेशन पर। बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ मैटर का ये पार्ट 1 वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी अपील है कि आप जहां पर भी रहते हो वहां पर प्लीज एक ट्री प्लांट कीजिए। और हमने भी एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि हर एक सब्सक्राइबर के लिए हम अपनी तरफ से एक ट्री प्लांट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों से भी शेयर कर देना जिन्हें मेजरमेंट्स ऑफ मैटर समझने में दिक्कत जा रही है। हो सकता है ये वीडियो देख करके उन्हें समझ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर और देखते हैं मेजरमेंट्स ऑफ मैटर। तो व्हाट इज मैटर? हर वो चीज जो थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास होता है, वी से दैट इट इज मैटर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप, मैं, पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, जो भी आप अपने आजू बाजू देख पा रहे हो अभी, वो सब कुछ एक मैटर है। ओके, और फिर हम देखने वाले हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या स्पेसिफिकली बोलो, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। तो केमिकल कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर। ओके, दो या दो से ज्यादा एटम्स अगर कंबाइन होते हैं, बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, तो तब हमारे पास बनते हैं केमिकल कंपाउंड्स। हमारी हर रोज की जिंदगी में यूज होने वाले केमिकल कंपाउंड्स के एग्जांपल्स है NaCl जैसे नमक, और वाटर H2O, ऑक्सीजन O2, और कई कंपाउंड्स है। ठीक है, और आगे हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज मतलब परमानेंट चेंज होता है। ओके, और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस मतलब उसकी बनावट, उस सब्सटेंस की बनावट, या बोल दो उस सब्सटेंस का स्टेट। तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे सीमेंट और वाटर के मिक्सचर का। तो सीमेंट और वाटर जब आपस में मिक्स होते हैं तब एक हार्ड सब्सटेंस बनता है। लाइक उसे कंक्रीट भी कहा जाता है। सो एक हार्डर सब्सटेंस बनता है, या एक पल्प लाइक कुछ बनता है, या फिर अगर गलती से मात्रा अलग इधर उधर हो जाए तो फिर जो बनता है वो है पत्थर। लाइक सीमेंट के पत्थर भी होते हैं, तो वो हार्ड होता है। तो वैसा क्यों होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर काफी सारे लॉज आते हैं, तो उसमें से पहला लॉ हमें अब देखना है, और वो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई एम डेफिनेटली श्योर कि इस लॉ के बारे में या इस लॉ का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाम तो सुना ही होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है कि जब आप दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मिक्स करते हो और कुछ तीसरा सब्सटेंस बनाते हो, तो उस तीसरे सब्सटेंस के मास में कोई चेंज नहीं होता। मतलब टोटल मास जो है उस तीसरे प्रोडक्ट का, इट इज द सम ऑफ ऑल द मिक्स्ड कंपोनेंट मासेस। ठीक है, तो जितने भी आपने कंपोनेंट्स मिक्स किए, जैसे ऊपर के एग्जांपल में हमने मिक्स किया था वाटर और सीमेंट, तो वाटर और सीमेंट का मास का जो सम है वही होगा उस पत्थर का मास। ओके, वो जो पत्थर है उसका। आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंडर दूसरा लॉ देखने वाले, ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ये कहता है कि द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द वेरियस सैंपल्स ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो एग्जांपल हमने पहले लिया था वो एग्जांपल था हमारा सीमेंट और वाटर का। तो मान लो मैंने आपको बताया कि सीमेंट और वाटर जब मिक्स होते हैं तो बनता है एक हार्ड सब्सटेंस। तो अब मैं क्या करता हूँ, वाटर लेता हूँ एक टंकी भर पानी लिया, और चुटकी भर सीमेंट लिया, और उस सीमेंट को पानी में डाल दिया। क्या फिर भी हार्ड सब्सटेंस बनेगा? तो अगर आप भी मेरी तरह सोचते हो तो आप भी बोलोगे नहीं बनेगा, हार्ड सब्सटेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सीमेंट के कंपैरिजन में वाटर बहुत ज्यादा है, या वाटर के कंपैरिजन में सीमेंट बहुत कम है, राइट? तो इसी वजह से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ना होने की वजह से, या एक पर्टिकुलर अमाउंट में ना होने की वजह से दोनों आपस में रिएक्ट हुए लेकिन पता नहीं चला। ओके, सो जो डिजायर्ड आउटपुट था हमारा, जो डिजायर्ड आउटपुट था जो कि था एक पत्थर टाइप का, तो वो हमें नहीं मिला। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको बनाना है वाटर, वाटर इज फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर आपको 9 ग्राम वाटर फॉर्म करना है तो उसके लिए प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:8। इसका मतलब क्या है? 9 ग्राम वाटर फॉर्म करने के लिए आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इससे कम लोगे आप तो वाटर नहीं बनेगा। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं हम एटम की तरफ जाते हैं। एटम, एटम का हमें सब कुछ देखना है अभी। सो व्हाट इज एन एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल या इनडिविजिबल एलिमेंट। ओके, सो एटम कैन बी डिफाइंड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। आप अपने आजू बाजू जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी चीज मैटर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ एन एटम। ओके, तो एटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो बढ़ते हैं एटम की तरफ आगे। सो एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मैंने भी यही पढ़ा था और आप भी यही पढ़ने वाले हो। लेकिन जब आप गूगल पे पढ़ोगे तो गूगल आपको बताएगा कि एटम डज नॉट रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, बल्कि उसकी जगह ले ली है क्वार्क्स और लेप्टन्स ने। और साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि इससे भी छोटा कुछ है जो आगे आने वाला है। तो खोज उसकी अभी भी जारी है। तो हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, क्योंकि बुक में एटम के बारे में दिया है। अब एटम के बारे में पढ़ना ही है तो उसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। सो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके सेंटर में है न्यूक्लियस और उसके आजू बाजू घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन दी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, या उसको बोल दो ऑर्बिट्स। सो एटम की साइज कैसे डिटरमाइन की जाती है? सो एटम की साइज डिटरमाइन की जाती है उसके रेडियस से, एटॉमिक रेडियस से। सो एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उस एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं हम एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का यूनिट है नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स में आप एक्सप्रेस करते हो उसको। एंड ये अभी जो आप इमेज देख रहे हो, ये इमेज है इरिडियम के एटम्स की। इसमें का हर एक गोला एक एक एटम है, और जो गोले मैं बना रहा हूँ उसमें तो शायद लाखों करोड़ों अरबों एलिमेंट्स एटम्स है उसमें। तो आगे बढ़ते, ये है हमारा एक टेबल जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स है एटॉमिक रेडियस के। और ये है हमारा कन्वर्जन रेट। इसमें कुछ बताने का नहीं है, बस ध्यान में रख लो यार, ये कन्वर्जन रेट है, इंपॉर्टेंट है। जब आप यूनिट्स को कन्वर्ट करते हो नैनोमीटर से मीटर में तो ये आपके काम में आएगा। तो ये ध्यान में रखना, बस लिख के रख लो। सो एटम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो एटम की साइज, ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस तो हमने देख लिया। एटम की साइज डिपेंड करती है कि कितने ऑर्बिट्स है उस एटम में। ओके, इस पे एटम की साइज डिपेंड करती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है उतनी ज्यादा साइज रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम का जो एटम है वो सोडियम के एटम से बड़ा है। सो ऐसा क्यों है? क्योंकि पोटेशियम में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सोडियम से ज्यादा है, इसीलिए। लेकिन क्या होगा अगर दोनों एलिमेंट्स में, कोई दो एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रहे तो आप देखोगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखना है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम छोटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और सोडियम में सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखा हमने, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सोडियम के, ठीक है। सो इसीलिए मैग्नीशियम का एटम जो है स्मॉल है। सो मास ऑफ एन एटम। सो अभी साइज देख लिया, रेडियस देख लिया, लेकिन मास क्या देखेंगे? सो मास जो है पूरे एटम का मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, और वो पूरा का पूरा है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो इसीलिए हम करते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर कंबाइन और उसे बोल देते हैं एटॉमिक मास नंबर। सो कितने प्रोटॉन्स है कितने न्यूट्रॉन्स है उनको ऐड कर दिया, वो बन गया आपका एटॉमिक मास नंबर। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब आप एक साथ गिनते हैं तो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इज नॉट अ डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट पार्टिकल, बट इट इज कलेक्टिव नेम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, एटम्स ही कंटिन्यू करने हैं। सो एटम्स बहुत स्मॉल है, बहुत बहुत टाइनी है, इसलिए 19th सेंचुरी में डिफिकल्ट था कि उसका एक्यूरेट मास कैलकुलेट किया जाए। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि रिलेटिव मास कैलकुलेट करना है। लेकिन रिलेटिव मास कैलकुलेट करने के लिए कोई कंपैरिजन चाहिए था। जैसे हमारा कंपैरिजन होता है शर्मा जी के बेटे के साथ, वैसे ही इनका कंपैरिजन होना था किसी शर्मा जी के एलिमेंट के साथ। तो इन्हें मिला शर्मा जी का बेटा हाइड्रोजन के नाम से। तो हाइड्रोजन क्यों था शर्मा जी का बेटा? इसका रीजन ये है कि उसमें सबसे कम प्रोटॉन्स थे। एक ही प्रोटॉन होने की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन के हिसाब से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से हम मास कैलकुलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रोटॉन लिया गया है। ओके, सो रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, देन क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है। तो बाद में जब साइंटिस्ट ने बहुत सारे एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किए तो फिर उन्होंने ये पता लगाया कि वो तो एटॉमिक मास नंबर के बराबर ही है, लेकिन
जब बाकी और एलिमेंट्स के आगे कैलकुलेट किए गए एटॉमिक मासेस तो उन्हें पता चला कि कुछ कुछ के तो फ्रैक्शनल आ रहे हैं, तो ये टेक्निक सही नहीं थी। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि रेफरेंस हाइड्रोजन गलत हो गया फिर, तो उन्होंने रेफरेंस को डिसाइड कर लिया अब कार्बन। सो हमारा नया शर्मा जी का बेटा था कार्बन। अब हाइड्रोजन वॉज 12 इंटू 1/12 इक्वल टू 1, ऐसे उसको कैलकुलेट करते थे। ठीक है, हम देखेंगे आगे। सो अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो हमारे पास काफी एक्यूरेट मेथड्स है मास कैलकुलेट करने के लिए। सो यूनिफाइड मास हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड एज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। इट इज कॉल्ड डाल्टन, सिंबल है U, और एक U इक्वल टू इतना 1.6605 into 10 raised to power 27 kgs, 1.66053904 into 10 raised to power 27 kgs। ओके, और आगे केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि आपका कुछ नाम है, आपके दोस्तों के भी नाम है, आप आपके दोस्तों के और नाम रखते हो निकनेम्स, और उनको उस नाम से बुलाते हो, तो केमिकल्स को किस नाम से बुलाया जाए ये भी डिसाइड करना था। तो पहले जब कुछ भी नहीं था तो केमिकल्स कैसे डिसाइड होते थे, नाम कैसे डिसाइड होते थे। तो आपको बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम पता होंगे, जैसे ये C है कार्बन, Au गोल्ड है, Na सोडियम है, K पोटेशियम है, P फॉस्फोरस है, Mg मैग्नीशियम है, Al एल्यूमिनियम है, S सल्फर है, और भी है, बहुत सारे एलिमेंट्स है हमारे पास, और भी नए नए आ रहे हैं बीच बीच में, तो धीरे धीरे ऐड होते जा रहे हैं वो। जब ऐसा कुछ भी नहीं था तो डाल्टन जो है सिंबल्स यूज किया करते थे रिप्रेजेंट करने के एलिमेंट्स को, जैसे ये कॉपीराइट का सिंबल है अभी, जो कि पहले यूज होता था कॉपर के लिए, तो शायद नाम इसीलिए बना कॉपर कॉपीराइट। ठीक है, तो लेकिन आज हमारे पास बहुत कुछ है, आज हमारे पास IUPAC है। आज के जो भी सिंबल्स है, जो भी नाम है, वो IUPAC ही डिटरमाइन करता है। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, सो एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स सच एज हीलियम, नियॉन, इनको किसी की जरूरत नहीं है, लाइक दे आर स्टेबल एलिमेंट्स। आप पढ़ोगे वो, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, दे आर वेरी स्टेबल एलिमेंट्स, तो उन्हें एग्जिस्टेंस के लिए किसी की जरूरत नहीं है। इट मीन्स दे आर मोनोएटमिक इन मॉलिक्यूलर स्टेट, and sometimes two or more atoms of an element combine to form molecule of that element. Such elements are in polyatomic molecular state, जैसे कि दो या दो से ज्यादा, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था थोड़ी देर पहले, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। ओके, और व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म। ठीक है, सो हमने जो पहले देखा था वही अभी आ रहा है वापस रिफ्लेक्ट होके। In other words, the compounds are formed by chemical attraction between different elements, right? Hope so आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ गया होगा तो कमेंट। आगे बढ़ते हैं और फटाफट देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि एक मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे H2O, तो H2O के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इनको सम करके एक मॉलिक्यूल का मास बनेगा। ओके, सो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास का भी जो यूनिट है वो है डाल्टन, सेम लाइक द एटॉमिक मास। ओके, सो ये है, देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल है H2O और उसके कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास 1, इसका 16 है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो एटॉमिक मासेस कितने होंगे, 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, सो वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो जाता है 18। ओके, सो ऐसा वो कैलकुलेशन होता है। सो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। मोल कंसेप्ट के बारे में देखना है, जब एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो उनकी अमाउंट डिसाइड करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था पहले 500 लीटर पानी लिया था और एक चुटकी सीमेंट लिया था, तो उससे कुछ हुआ नहीं था, राइट? तो इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि जब मैं कितना सीमेंट मिलाऊंगा और कितना पानी मिलाऊंगा तो मुझे एक हार्ड सब्सटेंस बनेगा। तो इसीलिए मोल कंसेप्ट कम्स इनटू एक्शन, और मोल कंसेप्ट से हमें ये पता चलता है कि कितने एटम्स लगेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे। हाउएवर जब आप केमिकल रिएक्शन, जब आप ये करते हो, केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हो, तो इट इज कन्वीनियंट टू मेजर आउट क्वांटिटीज दैट कैन बी हैंडल्ड। ओके, तो इसीलिए मोल कंसेप्ट सामने आया।
मतलब एटम्स के नंबर या मॉलिक्यूल्स के नंबर कैलकुलेट करने से वो तो अच्छा ही है, ठीक है। सो मोल इज द क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन डाल्टन। 10 मतलब कि क्या है, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास देखा था ना, सो मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में, जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 32U, तो उसका मोल, एक मोल का ऑक्सीजन है, मतलब एक मोल ऑक्सीजन का है 32 ग्राम्स का, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक तोला सोना बोलते हैं, तो एक तोला सोना होता है 10 ग्राम का, तो वैसे ही एक मोल ऑक्सीजन होता है 32 ग्राम का। एंड 32 ग्राम कैसे आया, ये 32 ग्राम आया यहाँ 32U से, जो कि है उसका मॉलिक्यूलर मास, ओके। सो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18U, तो 1 मोल वाटर में रहेगा 18 ग्राम वाटर, ओके। जैसे ये यहाँ पे, सो ये बुक का यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का जो है फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है, और इसकी कैलकुलेशंस वगैरह हम देखेंगे आगे क्या रहेगी। तो सो ऐसा यूनिट है मोल, MOL, ओके। MOL उसका ऐसा यूनिट है, यही चीज आपको ध्यान में रखनी है बस। सो यार बस इस पार्ट को यही खत्म करते हैं, मैं आपको और ज्यादा बोर नहीं करना चाहता, और होप सो आपको सब समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट्स सेक्शन में जा करके आप कर सकते हो कमेंट, मैं कोशिश करूंगा डाउट्स क्लियर करने की। और अगले पार्ट में मिलते हैं, और अगला पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा शायद से इस चैप्टर सीरीज का। थैंक यू सो मच।